welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi. Together we प्रियाशी। तो जी सबसे पहले तो ना हमारी तरफ से एंड हमारे परिवार के तरफ से आप सभी लोगों को ईद मुबारक। एंड अभी हम दोनों को देख करके लग रहा होगा कि दीदी आप लोग इतना चमक करके क्यों बैठे हो। तो जी अभी कुछ देर पहले ना हम लोग ईद की पार्टी से आए हैं, दैट्स वाई हम लोग इतना चमक के बैठे हैं। एंड मेरे को पता है दूसरा क्वेश्चन आप लोग दागोगे, दीदी आपके कपड़े कहाँ से है। तो सबसे पहले हम बता दे रहे हैं, मेरा ये जो सूट है ना ये एक इंस्टाग्राम स्टोर से है जो कि मेरी दीदी ने मेरे को गिफ्ट किया है। उनका इंस्टा स्टोर है। एक व्लॉग वीडियो में हमने इस बारे में बात भी की थी, तो इसका कंप्लीट लुक देखना है ना तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, रील वीडियो आएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे तरफ नहीं आना भाइयों, मेरे को कोई गिफ्ट नहीं मिला है। ये मेरी माता श्री ने खुद से स्टिच किया है। आप लोगों को तो पता ही है कि मेरी मम्मी सिलाई बहुत अच्छा करती है। तो वैसे ये ब्लाउज है पर मैं इसको एज अ क्रॉप टॉप यूज की हूँ। मैं Yes. छोड़ो दोस्तों, हम लोग ना अब भटक रहे हैं तो अब इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, सीधे आते हैं पॉइंट पर। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट धुकुर धुकुर वाली वीडियो लेकर के। एंड आज की जो वीडियो है ना, टाइटल से आपको पता चल गया होगा, देवी या फिर डायन। मतलब दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, आस्तिक और नास्तिक। और आस्तिक में भी दो तरीके के लोग हैं, जो भगवान पर विश्वास करते हैं और शैतान पर विश्वास नहीं करते हैं। और दूसरे तरीके के लोग जो भगवान और शैतान दोनों पर विश्वास करते हैं। लास्ट वीडियो में रानी हमने किस बारे में बात की थी? हाँ, लास्ट वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि आप लोग अगर काली बिल्ली रास्ता काट देती है उस बात पे भरोसा करते हो या फिर नहीं। तो बहुत लोगों ने ये कमेंट किया था कि नहीं दीदी, आजकल हम लोग इन सारी बातों पे भरोसा नहीं करते हैं। पर आज की स्टोरी अगर आप लोग पूरी सुनोगे ना तब आप लोग भी ना मजबूर हो जाओगे भरोसा करने पे कि काली शक्तियां भी ना होती है। एंड ये जो काली शक्तियां होती है ना, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा एक्टिव मोस्टली दशहरे के टाइम पे होती है। तो आज की ये जो कहानी है ना बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अरे आप लोग अपनी सीट की पेटी अभी तक नहीं बांधे यार, चलो जल्दी जल्दी बांधो। कान में ईयरफोन हेडफोन सब ठूस लो, रूम की लाइट्स ऑफ कर लो क्योंकि धुकुर धुकुर वाली आंटी कभी भी आ सकती है। तो चलो दीदी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो कहानी है ना वो हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। तो परंपरा के हिसाब से रानी हम लोग क्या करते हैं, उसका नामकरण तो दीदी जल्दी से जल्दी। नहीं, आज हमें नाम रखने की जरूरत नहीं है। जिनकी ये स्टोरी है ना उन्होंने प्यारा सा रिक्वेस्ट किया था कि दीदी इस वीडियो में मेरा नाम ना दियू रख देना। तो चलो हमारी सब्सक्राइबर का नाम रख देते हैं दियू। तो जो दियू है ना वो बेसिकली त्रिपुरा से बिलोंग करती है, पर पापा के जॉब के कारण ना 1-2 साल पहले वो लोग कलकत्ता में आकर के शिफ्ट हो गई है। तो दियू ना बंगाली है और वो बताती है कि दीदी हमारे लिए ना जो दशहरे का पर्व होता है या फिर जो नवरात्र का टाइम होता है ना वो इतना इम्पोर्टेंट होता है, इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आपको क्या बताए। मतलब बेसिकली बंगाली लोगों में देखा जाता है कि दशहरे के टाइम पे एक शादी ब्याह जैसा माहौल होता है, उतना ज्यादा जश्न मनाया जाता है। सारे रिलेटिव्स आते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं, पूजा साथ में होती है, साथ में पंडाल घूमना होता है, सिंदूर खेला साथ में होता है एंड व्हाट नॉट। लेकिन क्या होता है ना कि जब दियू के पापा त्रिपुरा से कलकत्ता शिफ्ट हो जाते हैं तो उनके सारे रिलेटिव्स ना त्रिपुरा में ही थे, कलकत्ता में कोई भी नहीं था। और उस टाइम दियू शायद से क्लास 10 में थी एंड बोर्ड एग्जाम्स के कारण जब दशहरा आता है ना तो वो लोग त्रिपुरा नहीं जा पाते हैं। एंड दियू बताती है कि वो शुरू से जॉइंट फैमिली में ही रहते आ रही है, उसे बिल्कुल भी आदत नहीं रहती कि वो कहीं अकेले रहे। एंड 1 साल कलकत्ता में अकेले रह के 4 लोगों की शक्ल देख देख के ना उसका दिमाग पक चुका था एंड कोविड का भी टाइम आ चुका था। तो जैसे ही कोविड का सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल हुआ एंड लास्ट दशहरा आया, 1 साल पहले का दशहरा, क्योंकि ये कहानी 1 साल पहले की है, तो दियू एंड उसके परिवार ने ये प्लान किया कि इस बार का दशहरा फिर से त्रिपुरा में मनाया जाएगा, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से दियू एंड उनके परिवार ने ना अपने रिलेटिव्स के साथ कुछ भी पर्व त्योहार नहीं मनाया था। तो दियू और उसका परिवार चले जाते हैं दशहरा के लिए त्रिपुरा। मतलब कि जो नवरात्र स्टार्ट होती है ना पहले दिन से 1 दिन पहले वो लोग त्रिपुरा पहुंच गए होते हैं। दियू और उसका परिवार त्रिपुरा पहुंचता है। वहां पहुंचने के साथ ही जब वो लोग अपने सारे रिलेटिव से मिलते हैं ना तो वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। दियू तो खुश होती है पर उसके साथ ही साथ उसका जो बड़ा भाई होता है, चलो हम लोग उसको अमन से पुकारते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। दियू अभी 12th क्लास में थी और साथ ही साथ उस
उसका जो बड़ा भाई था ना अमन, वो अभी MBBS के लास्ट ईयर में था। उसकी अभी जितनी भी कॉलेज लाइफ थी ना वो हॉस्टल में ही गुजर रही थी, इसलिए वो भी काफी टाइम बाद ना त्रिपुरा आया था। इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और वो लोग प्लान किए थे ना कि ये जो पूरा दशहरा का टाइम है ना वो लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। वो लोग पूरी 9 दिन बहुत अच्छे से माता रानी की पूजा करते भी है। 9वें दिन कुंवारी कन्या को भी भोजन खिलाया जाता है और साथ ही साथ 10वीं में जो भी हवन होता है और खस्सी की बलि चढ़ती है वो भी हो जाता है। अब अमन भी बहुत टाइम बाद त्रिपुरा आया था और वहाँ के जो उसके लोकल फ्रेंड्स होते हैं ना वो भी अमन को बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते हैं कि अमन दशहरा के बाद ना हम लोग छोटा एक फ्रेंड का ट्रिप भी प्लान करते हैं, क्योंकि तू भी त्रिपुरा ना बहुत टाइम बाद आया और इसके बाद पता नहीं तू वापस कब आए। और जैसे ही 10वीं की पूजा खत्म हो जाती है ना अमन अपनी मम्मी के पास जाके उस ट्रिप के बारे में अपनी मम्मी को बताता है। और वो जो ट्रिप होती है ना वो 1 दिन की थी, इसलिए अमन अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी हम लोग ना बाइक से ही जाएंगे और कल शाम होते होते हम लोग वापस घर आ भी जाएंगे। पर ये बात सुन के ना अमन की मम्मी थोड़ा घबरा जाती है। वो अमन को बोलती है कि बेटा देख, आज पूजा हुआ है, तू आज मत जा, तू कल निकल जाना। और अभी तो पता है दशहरा के जो 10 दिन होते हैं ना उसमें नेगेटिव एनर्जीज कितनी ज्यादा एक्टिव होती है और ये हमारे घर में भी होता है। नहीं पता आप लोग इन चीजों से रिलेट कर पाओगे कि नहीं। जैसे हमें भी इन 9 दिनों में ना बाल काटने को दिया जाता है और मम्मी तो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है कि अगर हम लोग बाहर ना किसी नींबू मिर्ची को और साथ ही साथ कोई कपड़ा को अगर हम लोग क्रॉस कर देना और हमें भी ना काला टीका लगाया जाता है। बचपन में तो इतना मोटा मोटा मम्मी काजल भी लगा देती थी। और वो काजल केवल आंखों में नहीं, लेकिन हाथ में, पाम में, फीट में, पैरों में, उसके अलावा नाखून भी नहीं काटने दिए जाते हैं। रोड पर ना आपको पैसे गिरे हुए मोस्ट प्रोबेबली मिल ही जाएंगे, तो हमारे गार्जियन ना हमें उसे भी उठाने से मना करते हैं। साथ ही साथ अगर कोई मूढ़ी मतलब कि पफ्ड राइस या फिर चावल के दाने गिरे हो ना तो उसको भी पैरों से क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि ये सब काम डायने करती हैं और डायने इस टाइम पर अपनी पूरी शक्ति को जमा करती हैं और साल भर उसी शक्ति से लोगों को परेशान करती है। पर यहाँ पर अमन ना इन सारी चीजों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था। उसने मम्मी से कहा कि मम्मी मेरे पास टाइम बहुत कम है, एक तो 2 साल बाद हम वापस त्रिपुरा आए हैं, फैमिली के साथ तो हम भरपूर टाइम स्पेंड कर लिए यार, मेरे फ्रेंड्स भी तो है यार, मेरे को जाने दो। इसके बाद वो रात को ना बाइक से ट्रिप के लिए निकल जाता है और रात के करीब 10 साढ़े 10 बज चुके थे। वो लोग जैसे ही उस हाईवे को क्रॉस कर रहे थे उसके बाद उन लोगों के साथ पता है क्या होता है? उस हाईवे में ना रात के कारण फॉग बहुत ज्यादा थी या पता नहीं कौन सी रीजन थी, घर में 12 बजे के बाद कॉल क्या आता है कि अमन की बाइक का एक्सीडेंट हो गया है। अमन वहां पर अकेले नहीं था, अमन के साथ 10-12 लड़के थे। 10-12 लड़के ठीक थे, पर एक लौता अमन था ना जिसकी एक्सीडेंट हो गई थी और वहीं हाईवे पर ऑन द स्पॉट डेथ भी हो गई थी। अब जिस इंटेंशन से दियू और उसका परिवार त्रिपुरा गए थे ना, पता नहीं वो खुशी ना अब मातम में बदल गया था। जिस त्रिपुरा जाने के लिए दियू और उसका परिवार इतना एक्साइटेड थे ना, अब वो ना उनके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन चुका था। अमन की मम्मी बस यही सोच रही थी ना कि काश उन्होंने अमन को वहां जाने से रोक लिया होता, काश अमन नहीं गया होता ना तो आज अमन उन लोगों के साथ उनके बीच में होता। अब जो दशहरा की जितनी खुशी थी ना सब कुछ यूं चुटकियों में गायब हो चुकी थी। अगले शाम अमन की डेड बॉडी को उनके घर लाया जाता है। उसके बाद जितनी भी क्रिया वगैरह होती है ना सब कुछ किया जाता है और फिर सबने ये डिसाइड किया कि अभी वो लोग कलकत्ता नहीं जाएंगे। अमन के जितने भी अंतिम संस्कार के प्रक्रिया होते हैं या जितने भी क्रियाक्रम होते हैं ना उसके होम टाउन त्रिपुरा से ही किए जाएंगे। पर इन सब चीजों का सबसे ज्यादा ट्रॉमा ना दियू पर पड़ा था, क्योंकि अमन ना दियू के लिए केवल बड़ा भाई नहीं, उसके लिए एक बड़ा गार्जियन भी था। अपने भाई के बिना ना अब दियू का एक एक पल काटना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर भी नियति को कौन ही नकार सकता है। न चाहते हुए भी उन्हें ये सब चीजों को एक्सेप्ट करना था और जीवन में आगे बढ़ना था। अभी अमन को गुजरे हुए अप्रोक्स 8 से 9 दिन ही हुए होंगे। इसी बीच ना एक दिन की बात है, रात के तकरीबन 10-11 बज रहे होंगे एंड सारे लोग अपने अपने कमरे में जाकर के सो चुके थे। इस बीच ना दियू को नींद नहीं आ रही थी एंड दियू अपना फोन चला रही थी। तो जो दियू का घर था ना वो एक ही फ्लोर का था एंड त्रिपुरा में क्या होता है ना
बांस के बहुत सारे पेड़ मिलते हैं, मतलब आपको हर कदम पे बांस के पेड़ मिलेंगे। तो दियू का घर कैसा था कि उसका जो मेन गेट था ना, उसके चारों ओर बांस के लंबे लंबे पेड़ थे और बीच में घर हुआ करता था। घर में भी क्या था, एक छोटा सा ग्रिल था, ग्रिल के सामने आंगन था एंड उसके बाद लाइन लाइन से घर के कमरे थे। तो दियू के पास ना उसके 2 कुत्ते भी रहा करते थे। तो दियू रात के 11 बजे तकरीबन अपने रूम में बैठ करके फोन यूज कर रही थी एंड उसके घर में उस वक्त लाइट भी नहीं थी। तब तक अचानक दियू को क्या सुनाई देता है कि उसके दोनों डॉगी ना बहुत जोर जोर से भौंकने लगते हैं। दियू दौड़ के अपने डॉगीज के पास जाती है तो वो क्या देखती है ना कि उसके दोनों डॉगी ग्रिल के पास उछल रहे थे एंड बांस के पेड़ में दोनों डॉगी एक ही जगह देख रहे थे और जोर जोर से भौंक रहे थे। ऐसा लग रहा था ना मानो दोनों डॉगी ने किसी को देखा। उसके बाद दियू को ना थोड़ा सा डर तो लगता है, तो दियू क्या करती है, फ्लैश लाइट ऑन करती है। उसके बाद बांस के पेड़ के साइड फ्लैश लाइट से देखने की कोशिश करती है कि क्या सच में उधर कोई है या नहीं है। दियू को वहां पर कोई नहीं दिखता है। उसके बाद दियू के हाथ में फोन रहता है, फ्लैश लाइट भी ऑन रहती है एंड दियू क्या करती है ना, दोनों हाथों से दोनों डॉगीज की जो चेन होती है, सिक्कड़, वो पकड़ करके अभी मुड़ के बोलती ही है कि चलो चलो अंदर चलो, रूम में चलो। वो अपने दोनों डॉगीज का ना अभी नाम नहीं लेती है। तब तक क्या बताती है दियू कि दीदी अचानक से इतनी ठंडी हवा आई ना, इतनी ठंडी, अक्टूबर का समय था, मानते हैं थोड़ी ठंड होगी पर इतनी ठंड नहीं थी कि कुछ सेकंड के लिए दियू का जो शरीर था ना वो फ्रीज हो चुका था। दियू चाह कर भी मूव नहीं कर पा रही थी। दियू को सेंसेस थे, उसको पता चल रहा था कि कुछ तो हो रहा है पर दियू के वश में कुछ नहीं था। इसी बीच दियू ना मूव करने की कोशिश करती है। तो जैसे दियू मूव करती है ना, उसके हाथ में जो फोन था, फ्लैश लाइट भी इधर उधर मूव करता है और फ्लैश लाइट की जो रोशनी जा रही थी ना वो सीधे बांस के पेड़ पे जा रही थी। तो इस बीच आपको पता है दियू ने क्या देखा है कि बांस के पेड़ के बीच में एक औरत है और वो औरत पता है कैसे बैठी है, ऐसे ठाकुराइन जैसी। मतलब बांस के पेड़ के बीच में कोई कैसे बैठ सकता है। एंड उस औरत का ना हुलिया सुनो, माय गॉड, जब हमने ये कहानी पढ़ी थी ना उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे और अभी बताने वक्त भी ना मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वो औरत ना एक लाल और सफेद कलर की पाड़ की साड़ी पहनी हुई थी, जैसा कि एक ट्रेडिशनल बंगाली औरत साड़ी पहनती है। उसके बाल ना बहुत लंबे लंबे थे और पूरे घुंघराले थे, जैसे दुर्गा माँ के बाल होते हैं ना वैसे। भर मांग उसने लाल कलर की सिंदूर लगाई थी, ये बड़ी बड़ी बिंदी लगाई थी, बहुत ज्यादा गोरी थी, लिपस्टिक लगाया था उस औरत ने, आंख में मोटे मोटे काजल थे, ये भर भर के चूड़ियां पहन रखी थी, गले में माला था, हार था। ये देख के ना उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। फिर दियू को एक सेकंड के लिए क्या लगता है कि कहीं ये माता रानी तो नहीं है ना। तब तक दियू एक और चीज नोटिस करती है। दियू क्या नोटिस करती है ना कि उस औरत के हाथ में कबूतर था और कबूतर की मुंडी नहीं थी और वो औरत कबूतर को कच्चा खा रही थी। यहाँ पर दियू ये सब देख करके बहुत ज्यादा डर जाती है। अंधेरा था, लाइट नहीं थी, पर उस औरत के चारों ओर ना बहुत ज्यादा रोशनी थी। दियू ना जैसे तैसे हिम्मत इकट्ठा करती है, अपने दोनों डॉगीज को दबोचती है और लेकर के सीधे रूम में भागती है एंड रूम का दरवाजा लॉक कर देती है। अब दियू को ना यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि उसने आखिर क्या देखा, ये सच था या केवल उसके मन का वहम था। कहीं इसी औरत को देख करके उसके डॉगीज तो नहीं चिल्ला रहे थे ना। उसके बाद दियू से ना डर के मारे आवाज नहीं निकल रही थी, वो अपने मम्मी और फैमिली वालों को आवाज भी नहीं दे पा रही थी। उसके बाद दियू ने ना अपने घर में मम्मी को कॉल किया दूसरे रूम में, ताकि मम्मी उसके रूम में आ पाए। लेकिन जैसा कि हमने बताया ना, रात के 11 बज चुके थे, तो शायद उसकी मम्मी सो गई थी, फोन साइलेंट पे था, उसकी मम्मी ने कॉल आंसर नहीं किया। उसके बाद दियू क्या करती है, सोने की कोशिश करती है। दियू को नींद तो नहीं आ रही थी, फिर भी वो आंख बंद करके ना चुपचाप से बेड पर लेटी हुई थी। लेटे 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 दियू को कब नींद आ गई दियू को पता भी नहीं चला। इसी बीच क्या होता है ना, दियू को क्या फील होता है कि उसके शरीर पर कोई बहुत भारी वजन है। दियू हड़बड़ा के आंख खोलती है पर उसके ऊपर कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी वजन दियू को फील हो रहा था। दियू ने बताया कि दीदी आज तक ना मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी है कि जो भूत पिचाच या डायन होते हैं ना छाती पर बैठते हैं, मेरे को फील वैसे ही हो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसके बाद दियू बहुत ज्यादा फोर्स के साथ उसे हटाने की कोशिश करती है, जगह चेंज करती है, पोजीशन चेंज करती है। उस लाचारी में वो बेचारी कर भी क्या सकती थी, वो अपने मन को समझा रही थी कि नहीं 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 नहीं, ये सब वहम है, बस रात बीत जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही सब सोचते सोचते दियू को फिर से नींद आ जाती है, उसकी आंख लग जाती है।
तब तक क्या होता है ना, दियू अपने भाई का सपना देखने लगती है, अपने अमन भैया का सपना देखने लगती है। दियू ना सपने में अमन भैया से कुछ बात करती है और अमन भैया भी दियू को कुछ बताने की कोशिश करते हैं। इसी बीच दियू को वही भार, वही वजन फिर से अपने छाती पर फील होता है और दियू की नींद टूट जाती है और दियू अपने अमन भैया से सपने में भी बात नहीं कर पाती है। उसके बाद दियू के साथ क्या होता है, दियू को कुछ भी नहीं याद रहता है कि उस रात के बाद क्या होता है। आगे की कहानी दियू को ना उसकी मम्मी और दादी ने बताई थी। इस घटना के बाद से ना दियू के हाव भाव में पूरी तरह से चेंजेस आ चुके थे। अब वो दियू थी ही नहीं, दियू पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वो ना अकेले कमरे में बैठा करती थी और उसका बैठने का स्टाइल आपको पता है, दीदी जैसे बताई थी ना, एक सेठानी की तरह या फिर ठकुराइन की तरह वो बिल्कुल वैसे ही बैठा करती थी, लेटने का नाम तक नहीं लिया करती थी। धीरे धीरे उसने तो खाना पीना भी बंद कर दिया था। ये सारी चीजें देखने के बाद ना दियू के मम्मी पापा ने क्या सोचा ना कि मे बी उसके बड़े भैया अब इस दुनिया में नहीं है, जिसके कारण ना दियू को इस चीज का बहुत ही बड़ा सदमा लगा है। पर यहाँ पर जैसे ही दियू की मम्मी और दादी दियू को अपने पास बुलाना चाहती थी और सोचती थी कि हम अपनी बेटी का थोड़ा सा शरीर में तेल लगा के उसकी मालिश कर देंगे या फिर सर पे ठंडा तेल रख देंगे, पर ये बात सुनते ही दियू ना आग बबूला हो जाती थी। मजाल है कि उसका शरीर कोई छू दे और उसका शरीर ना पूरी तरह से गर्म रहने लगा था। इसके बाद दियू के मम्मी पापा ने क्या डिसाइड किया ना कि इसे एक बार डॉक्टर से दिखला लाते हैं। पर यहाँ पर डॉक्टर ने ना कमजोरी का नाम बताकर छोटी मोटी दवाइयाँ दी और उसे वापस घर भेज दिया। अब यहाँ पर दियू की जो हालत थी ना वो बद से बदतर होने लगी थी। अब वो ना चुपचाप से कमरे में बैठ के बंगाली गाना गाया करती थी और वो भी पता है उसके हाव भाव कैसे होते थे। वो चुपचाप से ठकुराइन की तरह बैठ जाती थी और अपने बालों को ऐसे ऐसे संवारती थी और बहुत ही पुराने जमाने के जो गाने होते थे ना, बिल्कुल ट्रेडिशनल वैसे गाना गाती थी। और ये सारी चीजें जब उसके परिवार वाले नोटिस करने लगे ना, तो वो लोग को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सारी गाना सीखी कहाँ से। इसके बाद कहीं ना कहीं दियू की जो दादी थी ना, उसको शक हो गया था कि दियू के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। इस बारे में ना उन्होंने उसके पापा से भी बात की, पर दियू के पापा ने कहा कि क्या माँ तुम भी क्या बात कर रही हो, अभी घर का ऐसा माहौल हो चुका है ना जिसके कारण दियू को सदमा लगा है। बात यहाँ पर तब बिगड़ी ना जब एक रात दियू अपनी बुआ का बेटा यानी कि उसका छोटा भाई जो कि मात्र 3 साल का था, उसके ऊपर हमला किया और उसकी जान लेने की कोशिश की। वो भी उसके ऊपर पूरी तरह से चढ़ के और अपने दांतों से उसके गले से मांस नोचने की कोशिश की। लेकिन टाइम पर ना सारे परिवार वाले वहां पर पहुंच गए थे और उसके छोटे भाई को बचाया गया था। अब यहाँ पर दियू की जो दादी थी ना, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। इसके बाद दियू के पापा ने बात मान के जल्दी से एक ओझा को बुलाया। ओझा जैसे ही उस घर में आते हैं और पूरी तरह से उस घर का जायजा करते हैं, तो दियू को देख के वो तुरंत से बता देते हैं कि उस लड़की के साथ ना कुछ गड़बड़ तो है। पर यहाँ पर ओझा ना बहुत ही बड़ा खुलासा करते हैं। वो सबसे पता है क्या बोलते हैं कि उस घर में एक नहीं बल्कि दो आत्माओं का निवास है और उसमें से जो एक आत्मा है ना वो इसी घर का बेटा है। ये चीज सुन के ना सारे लोग पूरी तरह से ना कांप जाते हैं। वो लोग ये सोचते हैं ना कि हमारा जो बेटा है जो अभी इस दुनिया से गुजरा है, इसके बारे में हमने ओझा जी से तो बात नहीं की थी, फिर इन्हें कैसे पता चला। और कहीं ना कहीं मेरा जो अमन बेटा है वही मेरी बेटी को परेशान तो नहीं कर रहा। क्योंकि क्या होता है ना, मरने के बाद आत्माएं शरीर छोड़ देती है, उसके बाद आत्माएं आपको या आपके रिश्ते को नहीं पहचानती है। तो सबको अभी तक क्या लग रहा था कि दियू की ये जो हालत है ना, ये उसके खुद के भाई अमन ने की है। पर यहाँ पर ओझा ने एक चीज क्लियर किया कि नहीं, अमन है ना या फिर अमन की जो आत्मा है
वो इस घर को या इस घर के किसी भी सदस्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। यहाँ पर अमन से भी भयंकर और बड़ी कोई शक्ति है जिसका पता मुझे नहीं चल रहा है, और वही जो शक्ति है ना वही दियू को परेशान कर रही है। पर क्यों परेशान कर रही है ये कैसे पता करे। इसके बाद बहुत ज्यादा सलाह मशवरा किया जाता है। वो जो दूसरी आत्मा या दूसरा आत्मा, मेल या फीमेल पता नहीं जो भी था ना, उसको बुलाने की कोशिश की गई, उससे कनेक्ट करने की कोशिश की गई, पर रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा था। लास्ट में थक हार के पता है ओझा ने एक रास्ता बताया कि अमन की आत्मा को ना वापस बुलाना पड़ेगा। पर इसमें एक चीज की रिस्क थी कि अमन की ना अभी कुछ दिन पहले ही डेथ हुई थी, उसकी 13वीं भी नहीं हुई थी। तो अगर ऐसे में अमन के आत्मा को पहले ही बुला दिया जाएगा ना, तो ऐसा हो सकता है कि अमन की आत्मा को कभी मोक्ष ही प्राप्त ना हो और वो आत्मा हमेशा के लिए केवल तड़प से भटकता रह जाए। यहाँ पर ना दियू और उसके परिवार वाले बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अमन के जाने के बाद अमन के आत्मा के साथ वो लोग ऐसा टॉर्चर करे, लेकिन फिर भी दियू की जान बचाने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। और फिर बहुत ज्यादा पूजा पाठ की गई, सबका आरंभ किया गया एंड अमन की आत्मा को बुलाया गया और अमन की आत्मा आती है दियू के शरीर में। अच्छा, आपको एक चीज बताते हैं, अमन की आत्मा ना एक बार में दियू के शरीर पे नहीं आ पाती है, क्योंकि दियू के शरीर पे ना ऑलरेडी किसी आत्मा का कब्जा था जो अमन की आत्मा से 1000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल था। लेकिन यहाँ पर ना अमन केवल अपनी बहन की मदद के लिए उस ताकतवर आत्मा से लड़ता है और लड़ते लड़ते दियू के शरीर में आता है। उसके बाद अमन यहाँ पर आकर के जो जो खुलासे करता है ना, उस पर आप लोग विश्वास नहीं करोगे। अमन की आत्मा जो कि दियू के शरीर में थी, वो क्या बताता है कि उस रात उसकी मौत कैसे हुई थी। हाईवे पर ना किसी ने नींबू और मिर्ची को फेंका हुआ था। अमन अपने बाइक से जब जा रहा था तो अंधेरे में उसे वो नींबू मिर्ची नहीं दिखी और वो नींबू मिर्ची अमन के गाड़ी के चक्के के नीचे आई। जैसे ही अमन के गाड़ी के नीचे वो नींबू मिर्ची आई ना, अचानक से अमन के सामने रास्ते में अंधेरे में एक औरत प्रकट हो गई और वो औरत कोई और नहीं, वही औरत थी जो बांस के पेड़ पर दियू को दिखी थी। और वो औरत अमन के सामने खड़ी हो गई। अमन गाड़ी को मोड़ना चाहा, बस इस चक्कर में ना अमन डिसबैलेंस हो गया एंड अमन की हाईवे पर ही ट्रक से लड़ करके मौत हो गई। और उसके बाद अमन क्या बताता है कि वो जो औरत है ना, वो कोई और नहीं, वो एक बहुत भयंकर और ताकतवर डायन है। और दशहरे के टाइम पर उसे 2 लाश चाहिए थी, 2 आत्मा चाहिए थे, जिसमें से पहला शिकार तो उसका अमन था। और अमन के साथ ही साथ जब अमन की डेड बॉडी घर में आई थी ना, वो डायन भी उसके साथ आ गई थी। और अब वो तलाश थी दूसरे बॉडी के। जब रात में कुत्ते भौंक रहे थे और दियू ने कुत्तों को जा करके कहा कि चलो चलो अंदर चलो, यहाँ पर आपने एक चीज ध्यान दिया, दियू ने किसी का नाम नहीं लिया था। और इसीलिए उसके बाद अचानक से वो औरत दियू को दिखती है और उसके ऊपर हावी हो जाती है। यहाँ पर अब ओझा ने बताया कि बाप रे बाप, ये जो चुड़ैल है या फिर जो भी डायन है ना, इसको वश में कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऑल्दो उन्होंने बहुत कोशिश किया लेकिन उसे कंट्रोल में नहीं कर पाए। इसके बाद ओझा ने ये सजेस्ट किया ना कि उस काली शक्ति को कंट्रोल कर पाना अब हमारे बस की बात नहीं है। इसके लिए हमें अब मौलवी साहब का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जो काली शक्ति थी ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और ऊपर से उसने एक आत्मा का ऑलरेडी शिकार भी कर लिया था। इसके बाद मौलवी साहब को बुलाया जाता है और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ना, वो महीनों महीनों चलती है। और इस बारे में अगर हम लोग बात करने बैठे ना, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोगों को शॉर्टकट में बता देते हैं। पर इस सारी प्रक्रिया के बीच में ना दियू का परिवार और दियू बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाती है। उसकी पढ़ाई से लेके उसकी हेल्थ भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पर लास्टली दियू ठीक हो जाती है और उस काली शक्ति को भी उस घर से भगा दिया जाता है। पर यहाँ पर दियू हमारे साथ एक बात शेयर करती है, मेरे भैया जब से इस दुनिया से गए हैं ना, उसके बाद से ना लगातार वो मेरे सपने में आते रहे। अभी 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी जस्ट 10 दिन पहले से ना वो दियू के सपने में आना बंद कर दिए हैं। और जब लास्ट बार दियू के सपने में अमन भैया आए थे ना, तो वो बहुत प्यार से एक छोटी सी स्माइल दे रहे थे और उनके फेस पे ऐसा लग रहा था ना कि बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन है और वो काफी ज्यादा खुश है। पर इस चीज के बाद से ना अब अमन भैया दियू के सपने में नहीं आए। शायद उनका जो भी मोटिव था उस फैमिली को प्रोटेक्ट करना और अपनी छोटी बहन को उस काली शक्ति से बचाना, वो मे बी कंप्लीट हो गया होगा
और अब वो शायद दूसरी दुनिया में चले गए होंगे। तो लोग सही ही कहते हैं ना कि जो भाई बहन का रिश्ता होता है ना, उसको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। जीते जी जो भाई होते हैं वो बहनों को प्रोटेक्ट तो करते ही करते हैं, लेकिन अमन ने ना राखी के हर उस वचन को निभाया है। इस दुनिया से जाने के बाद भी उसने अपनी बहन की रक्षा की है। तो दोस्तों आप बताना कि आप इन सब दशहरा वाली काली जादू पर विश्वास करते हो कि नहीं करते हो, और आज की वीडियो आपको कैसे लगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। नए हो और हमारा फेस पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और कमेंट में बताना कि आप लोगों ने सेवैया खाई कि नहीं खाई। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए